इस एक्सप्लेनर में स्वागत है। आज हम भारत के इतिहास में 11वीं और 12वीं शताब्दी को एक बिल्कुल नए दृष्टिकोण से समझने वाले हैं। आमतौर पर इस दौर को सिर्फ तबाही और आक्रमणों के लिए याद किया जाता है, लेकिन एक्चुअली ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स टर्निंग टाइड्स यानी बदलाव का युग था। एक तरफ उत्तर में भयंकर हमले हो रहे थे, तो ठीक उसी वक्त दक्षिण में कल्चर और ट्रेड अपनी एब्सोल्यूट पीक पर थे। स्वामी विवेकानंद का ये कोट इस पूरे दौर को परफेक्टली समराइज करता है। ये स्पष्ट रूप से दिखाता है कि कैसे भारतीय उपमहाद्वीप ने कई शताब्दियों के झटके झेले, लेकिन फिर भी एक चट्टान की तरह खड़ा रहा। इस मैसिव जियोपॉलिटिकल शिफ्ट के बीच भी एक डीप कल्चरल कॉन्टिन्यूटी थी जो कभी नहीं टूटी। ये सच में डिस्ट्रक्शन और क्रिएशन का एक इनक्रेडिबल मिक्स था। चलिए इस रोड मैप पर एक छोटी सी नज़र डालते हैं जो हमें इस सफ़र में गाइड करेगा। पहला, सेंचुरीज ऑफ ट्रांजिशन। दूसरा, द नॉर्दर्न इन्वेजन्स। तीसरा, फ्लरिशिंग रीजनल पावर्स। चौथा, द ग्रेट टर्निंग पॉइंट। और आखिर में चेंज एंड कंटिन्यूटी। तो शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, सेंचुरीज ऑफ ट्रांजिशन। देखते हैं कि 10वीं शताब्दी के बाद ऐसी कौन सी घटनाएं हुईं जिन्होंने इन बदलावों की नींव रखी। अगर इस समय काल पर गौर करें तो ये देखना हैरान करने वाला है कि कितनी सारी चीजें एक ही वक्त पर हो रही थीं। एक तरफ साल 1000 से 1008 के बीच महमूद गजनी हिंदू शाही पर लगातार हमले कर रहा था, पर बिल्कुल उसी समय दक्षिण में महान राजा चोला प्रथम का शानदार शासन अपनी ऊंचाइयों पर था। और बात सिर्फ पॉलिटिक्स की नहीं है। 1150 के आसपास भास्कराचार्य ने लीलावती जैसी मैथ्स की लेजेंडरी किताब लिखी। यानी इतनी बड़ी चुनौतियों के बीच भी साइंस और कल्चर का विकास रुका नहीं। अब आते हैं दूसरे भाग पर, द नॉर्दर्न इन्वेजन्स। यहाँ तुर्किक शक्तियों ने उपमहाद्वीप के भीतरी हिस्सों में घुसपैठ करना शुरू कर दिया था। हिंदू कुश पहाड़ों के बीच स्थित खैबर पास का स्ट्रेटेजिक महत्व बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। पिछले 2500 सालों से ये एक बहुत बड़ा ट्रेड रूट रहा है। शुरू में हिंदू शाही राजाओं ने इस गेट को पूरी जान लगाकर बचाया ताकि आक्रमणकारी अंदर ना आ सकें, लेकिन इवेंचुअली गजनविद शक्तियों ने इसे भेद दिया और पंजाब तथा सिंधु नदी के मैदानों में अपनी एंट्री ले ली। इंडस प्लेन्स में आने के बाद महमूद ने खुद को एक नई उपाधि दी, सुल्तान। अरबिक ओरिजिन के इस शब्द का मतलब ही होता है अथॉरिटी या पावर। और इस नई ताकतवर टाइटल के साथ उसने इंडिया पर अपने मिलिट्री कैंपेन्स का एक लंबा सिलसिला शुरू कर दिया। महमूद का प्राइमरी टारगेट था यहाँ की बेहिसाब दौलत। उसने लगातार 17 बार आक्रमण किए, जहां मथुरा, कन्नौज और सोमनाथ जैसी वेल्दी सिटीज को लूटने का टारगेट बनाया गया। हालांकि चंदेला जैसे लोकल किंग्स ने बहुत कड़ी टक्कर दी, पर महमूद की फास्ट कैवलरी और हॉर्सबैक आर्चर्स की स्ट्रैटेजी भारी पड़ गई। वैसे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि इन्हीं हमलों के दौरान अल बिरूनी जैसे स्कॉलर भी यहाँ आए, जिन्होंने भारतीय समाज और विज्ञान को बहुत डिटेल में डॉक्यूमेंट किया। आगे बढ़ते हैं तीसरे सेक्शन पर, फ्लोरिशिंग रीजनल पावर्स। जब नॉर्थ में आक्रमण हो रहे थे, तब ईस्टर्न और सदर्न इंडिया में एक बिल्कुल ही अलग माहौल था। जब नॉर्थ इंडिया हमलों से जूझ रहा था, ठीक उसी वक्त बंगाल में सेना डायनास्टी आर्ट और लिटरेचर को जबरदस्त सपोर्ट कर रही थी। उन्हीं के दरबार में महान कवि जयदेवा थे, जिन्होंने प्रसिद्ध गीता गोविंदम रचा। उत्तर में विनाश हो रहा था और यहाँ पूर्व में साहित्य का एक सुनहरा दौर चल रहा था। दक्षिण की ओर चलें तो होयसला डायनेस्टी की कल्चरल ऊंचाइयां सच में माइंड ब्लोइंग है। बेलूर और हलेबीदू के इन पत्थरों से बने मंदिरों की बारीक नक्काशी को ही देख लीजिए। आज ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स हैं। और यही वो टाइम था जब महान दार्शनिक रामानुजाचार्य ने अपने विचारों से लोगों को और यहाँ की धार्मिक विचारधारा को डीपली इन्फ्लुएंस किया। और थोड़ा और साउथ जाएं तो हमें मिलती हैं चोला एम्पायर की अद्भुत ताकत। राजराजा प्रथम और राजेंद्र प्रथम ने सिर्फ जमीन पर नहीं, समुंदर पर भी राज किया। इन्होंने मालदीव्स और श्रीलंका को जीता और यहाँ तक कि श्रीविजया एम्पायर के खिलाफ एक मैसिव नेवल अटैक भी लॉन्च किया। इनका मेन ऑब्जेक्टिव मलक्का स्ट्रेट से चाइना तक जाने वाले हाईली प्रॉफिटेबल ट्रेड रूट्स पर कंट्रोल करना था। उनकी नेवल पावर लिटरली अनमैचेबल थी। अब आते हैं चौथे भाग पर, द ग्रेट टर्निंग पॉइंट। 12वीं शताब्दी के आखिर में हम वापस उत्तर भारत चलते हैं, जहां पावर डायनामिक्स हमेशा के लिए बदलने वाले थे। जब मोहम्मद घुरी के नेतृत्व में घुरिद साम्राज्य ने इंडिया में एक्सपैंड करना चाहा, तो उनका सामना सीधा यहाँ के पावरफुल रीजनल किंग्स से हुआ।
इन किंग्स में सबसे बड़ा नाम था शूरवीर पृथ्वीराज तृतीय का, जिन्हें हम पृथ्वीराज चौहान के नाम से जानते हैं। ये टक्कर भारतीय इतिहास का एक टर्निंग पॉइंट बनने वाली थी। तराइन के मैदान में हुए ये दो युद्ध एक लिटरल गेम चेंजर थे। 1191 के फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन में पृथ्वीराज ने मोहम्मद घोरी को सफलतापूर्वक हरा दिया था। लेकिन ठीक एक साल बाद 1192 में घोरी एक और भी विशाल सेना लेकर वापस आया और इस दूसरे युद्ध में उसने पृथ्वीराज को हराकर उत्तर भारत में विदेशी शासन की स्थापना का रास्ता खोल दिया। लेकिन अथॉरिटी एस्टैब्लिश करना इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं था। मोहम्मद घोरी द्वारा जारी किए गए इन सोने के सिक्कों पर एक नज़र डालिए। एक तरफ जहां घोरी को एक विजेता के रूप में घोड़े पर सवार दिखाया गया है, वहीं दूसरी तरफ ट्रेडिशनल इंडियन गॉडेस लक्ष्मी की आकृति उकेरी गई है। ये कॉम्प्लेक्स ब्लेंड दिखाता है कि एक नए रूलर को एक्सेप्ट होने के लिए लोकल ट्रेडिशंस और सिंबल्स का सहारा लेना ही पड़ता था। और अब हमारा आखिरी सेक्शन, चेंज एंड कंटिन्यूटी। इन पैरेलल चलने वाली घटनाओं को एक साथ रखकर देखें तो सच्चाई बिल्कुल साफ हो जाती है। यहाँ सबसे बड़ा टेकअवे इस एरा की ड्यूअल रियलिटी है। एक तरफ नॉर्थ में लूटपाट हुई, लर्निंग सेंटर्स तबाह हुए और इस्लाम जैसी नई मान्यताओं का विस्तार हुआ। लेकिन दूसरी तरफ ध्यान देने वाली बात यह है कि नॉर्थ का एक बहुत बड़ा हिस्सा और प्रैक्टिकली पूरा साउथ इंडिया बिल्कुल अनकॉन्कर्ड रहा। वहाँ इंटरनल ट्रेड, लिटरेचर और मॉन्यूमेंटल आर्किटेक्चर लगातार बढ़ते रहे। बासवेश्वरा जैसे फिलोसोफर्स सोशल रिफॉर्म्स लाते रहे और इंडियन कल्चर साउथ ईस्ट एशिया और चाइना तक पूरी ताकत से फैलता रहा। तो इस एक्सप्लेनर को कंक्लूड करते हुए एक बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग सवाल हमारे सामने आता है। इन उथल-पुथल भरे हालातों के बीच भी बसावेश्वरा के अनुभवा मंडपा जैसी शांति और समावेशी भावना जो उस वक्त बनी रही, उससे आज हम एक बेटर और जस्ट सोसाइटी बनाने के लिए क्या सीख ले सकते हैं? ये डेफिनेटली एक ऐसी बात है जिस पर गहराई से विचार किया जाना चाहिए।